नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि कैंसर एक महामारी के रूप में पूरे विश्व को घेरते जा रहा है और धीरे धीरे ये भारत के विभिन्न हिस्सों में ये सर्वे से पता चल रहा है कि कैंसर के मरीज बहुत अधिक मात्रा में बढ़ने लग गए हैं। ऐसे क्या कारण हो सकते हैं कि भारत में कैंसर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है? क्या ऐसा तो नहीं है केवल भारत में ही ऐसे कारण है या विश्व में सभी जगह ऐसा कैंसर के लगातार केसों में वृद्धि देखी जा रही है? तो ऐसा मानना है कि भारत जैसे अधिक जनसंख्या वाले देश में जहाँ पर कि नरिशमेंट का प्रॉब्लम है, टॉबको यूज़ का बहुत अधिक प्रॉब्लम है, अच्छी प्रॉपर डायग्नोस्टिक और स्क्रीनिंग फैसिलिटी नहीं है, कैंसर एक महामारी का रूप लेता जा रहा है। हेड एंड नेक कैंसर या मुंह नाक कान गले के कैंसर की बात करें तो सबसे ज़्यादा केस पूरे विश्व में भारत में ही पाए जाते हैं। यदि हम विस्तार से कारणों को देखें तो इसका सबसे बड़ा कारण टॉबैको या तंबाकू का उपयोग करना है। 70% युवा और 50% से अधिक 40 साल या उससे कम के व्यक्ति किसी न किसी रूप में टॉबैको का यूज़ करते पाए जाते हैं। यह टॉबैको स्मोक या स्मोकलेस भी हो सकता है, जैसे जर्दा, खैनी, गुटखा। चूँकि ये थोड़ा कम पैसे में सुलभ रूप से सब जगह उपलब्ध है, ऐसा लगता है कि लोग इसके गिरफ्त में जल्दी आ जाते हैं। टॉबैको के अलावा दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि पर्सनल माउथ की हाइजीन को अच्छे से मेंटेन नहीं कर पाना, उसकी देखभाल नहीं कर पाना। यदि कोई उसमें गहरा लक्षण है या कोई ऐसा अल्सर है जो ठीक नहीं हो पा रहा है, उसके लिए समय पर चिकित्सक को नहीं दिखाना। ऐसे कई और भी कारण हैं जो कि इस कैंसर के कारण को, मुंह नाक कान गले के कैंसर को बनाते हैं। एक और कारण है कि अधिक मात्रा में शराब का सेवन करना। पहले ऐसा लगता था कि शराब से कैंसर नहीं होता, लेकिन WHO की नई रिपोर्ट ने बताया कि एक बूंद शराब भी कैंसर का कारण हो सकता है। अतः हमें इन चीज़ों से सावधान रहना चाहिए। यदि इस तरह की हमारे पास किसी तरह का कोई व्यक्ति इस व्यसनों से ग्रसित है तो उसे सावधान कर देना चाहिए। कुछ सवाल हमेशा मन में उठते हैं कि ऐसे क्या कारण हो सकते हैं, ऐसे क्या बचाव के कारण हो सकते हैं, कब हम डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं, इसके क्या लक्षण हो सकते हैं। हम बारी बारी से सभी पे बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मुंह नाक कान गले के कैंसर के क्या लक्षण होते हैं। तो सबसे पहला लक्षण है कि इसमें गांठ होना, गले में कोई गांठ होना, जीभ या मुंह में कोई छाला होना। ऐसी कोई भी गांठ जो धीरे धीरे बड़ी हो रही हो, जिसमें दर्द ना हो, या ऐसा कोई छाला मुंह में जो पहले ठीक नहीं हो पा रहा हो, कई दिनों के अंतराल के बाद भी वो लगातार बना हुआ है, तो इसी अवस्था में वो कैंसर हो सकता है। हालांकि कैंसर का पता करने के लिए आपको चिकित्सीय परामर्श की आवश्यकता पड़ेगी और साथ में चिकित्सक को यदि आवश्यक हुआ तो कुछ जांचों के साथ साथ, जैसे CT स्कैन व बायोप्सी की रिपोर्ट के साथ साथ, वो इसे कंफर्म कर सकते हैं कि वो जो भी गांठ है या छाला है वो किस तरह का है। तो इसका पहला लक्षण है गांठ होना। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट लक्षण है कि इसकी आवाज़ में परिवर्तन। किसी व्यक्ति की आवाज़ यदि खरखरी है या उसमें किसी तरह की आवाज़ आ रही है तो यह संभव है कि वो कैंसर हो सकता है। ऐसा कैंसर मुख्य रूप से स्वर यंत्र का कैंसर या लैरिंक्स का कैंसर होता है, जो कि बीड़ी पीने वालों में या सिगरेट या स्मोकिंग करने वालों में ज़्यादा होता है। और भी कई अन्य कारण हो सकते हैं, जैसे खाने में परेशानी होना। यूजुअली हम जब जीभ के कैंसर की बात करते हैं और मुख्यतः जीभ के पिछले कैंसर के हिस्से की बात करते हैं तो वहाँ पर एक गांठ हो जाती है जिसकी वजह से व्यक्ति को खाना निगलने में तकलीफ होती है। तो ये एक तीसरा मुख्य कारण है। अन्य कई और कारण भी लक्षण हो सकते हैं, परंतु ये लक्षण बाकी लक्षणों से ओवरलैपिंग होते हैं। बट यदि आपको कोई ऐसा लक्षण दिखे जिससे कि आपको लगता हो कि कुछ दिनों से और ठीक नहीं हुआ है, तो इसके लिए आपको चिकित्सीय परामर्श की आवश्यकता होगी। कुछ सवाल जो हमेशा मन में आते हैं, उन सवालों पर भी हम बात कर लेते हैं कि जब हमें मान लीजिए इस तरह का कोई लक्षण है तो चिकित्सीय परामर्श में हमारे साथ क्या होगा या किस तरह की हमारी जांचें होंगी। यदि मान लीजिए आप किसी चिकित्सक के पास जाते हैं तो सबसे पहले वो अपना एग्जामिनेशन करते हैं कि वो कैंसर की गांठ या छाला कोई कैंसर ही तो नहीं है। इसके लिए उनको खुद का चिकित्सीय परीक्षण करना होता है। उसके पश्चात उनको कुछ जाँच करनी होती है। ये जाँच CT स्कैन, MRI या PET स्कैन भी हो सकती है। इसके अलावा वो एक सुई की जांच, जैसे FNAC, जो मुख्यतः गले की गांठ के लिए की जाती है, या जीभ पे या मुंह के अंदर कोई छाला, जिसको बायोप्सी कहते हैं, वो भी की जा सकती है। CT स्कैन, MRI की रिपोर्ट सामान्यतः एक दिन में आ जाती है, बट बायोप्सी की रिपोर्ट में 3 से 5 दिन का समय लगता है। इस दौरान आप चिकित्सक से कुछ महत्वपूर्ण दवाएं लिखवा सकते हैं, जैसे कि दर्द आदि की, और वापस पुनः रिपोर्ट लेके चिकित्सक से परामर्श कर सकते हैं। कैंसर की यदि हम इलाज की बात करें जांच के साथ साथ, तो इसमें मुख्यतः 3 तरह का इलाज होता है। पहला है ऑपरेशन, जिसको हम सर्जरी भी कहते हैं सामान्य भाषा में। दूसरा इलाज है रेडिएशन थेरेपी, जिसको हम विकिरण उपचार भी कहते हैं। और तीसरा इलाज है कीमोथेरेपी। आजकल एक बहुत ही एडवांस इलाज उपलब्ध हो गया है जिसे इम्यूनोथेरेपी कहते हैं।
हमारे शरीर में बीमारियों से लड़ने की क्षमता पहले से होती है। इम्यूनोथेरेपी की मदद से हम हमारे शरीर की इम्यूनिटी को थोड़ा सा बूस्ट करते हैं और उस इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से खुद हमारा शरीर ही उस कैंसर की कोशिकाओं को कम करने में या उसको समाप्त करने में सफल हो पाता है। इम्यूनोथेरेपी एक लेटेस्ट ट्रीटमेंट है जो अधिकांश सेंटर से उपलब्ध है। इससे न केवल साइड इफेक्ट कम होते हैं, बल्कि इससे हम और कैंसर को ठीक करने की संभावना में इजाफा कर पाते हैं। यदि हम हर तरह के उपचार की बात करें तो सर्जरी एक पहला उपचार है। सर्जरी में हम यूजुअली मुंह, नाक, कान, गले के कैंसर में जो गांठ निकाली जा सकती है उसका ऑपरेशन किया जा सकता है। सर्जरी लगभग 70% लोगों को आवश्यक होती है। ऐसे ही हम रेडिएशन की बात करें तो लगभग 70% लोगों को रेडिएशन की आवश्यकता होती है और रेडिएशन के साथ ही हमें कीमोथेरेपी या इम्यूनोथेरेपी का कॉम्बिनेशन बनाना होता है जो उस मरीज के लिए कस्टमाइज या पर्सनलाइज होता है, यानी मरीज की आवश्यकता के अनुसार होता है। कैंसर होने के हम एक ही पक्ष को हमेशा देखते हैं कि मरीज के कैंसर को कैसे ठीक किया जाए, या मरीज के कैंसर मरीज की कौन सी जांचें की जाए, या कैंसर के मरीज को कैसे ठीक किया जाए। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है। इसका दूसरा पक्ष जो हमेशा नज़रअंदाज किया जाता है वो कैंसर के बाद क्या करना चाहिए। अधिकांश लोग ये पूछते हैं कि कैंसर के बाद उनको किस तरह का जीवन जीना चाहिए, उनको किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए, उनको किस तरह के टेस्ट करने चाहिए, उनको कब कब दिखाना चाहिए। यदि हम इस बारे में सोचें तो हमेशा इस तरह की सावधानी हमें कैंसर के इलाज या ठीक होने के बाद भी रखनी है, क्योंकि कैंसर के वापस आने की संभावना हमेशा बनी रहती है। एक नियमित अंतराल पर एक चिकित्सीय परामर्श लेता रहना होता है। इसके अलावा जो भी हम किसी भी चीज़ का पहले उपयोग करते थे, चाहे वो तंबाकू हो या जर्दा, उसका पुनः इस्तेमाल शुरू नहीं करना चाहिए। समय समय पर हमारे माउथ की हमें हाइजीन तथा उसका निरीक्षण खुद करते रहना चाहिए। यदि मान लीजिए कोई मुंह की सर्जरी हुई है और उसकी वजह से शरीर की या मुंह के आकार में कोई परिवर्तन है, तो हम उसकी प्लास्टिक सर्जरी भी करा सकते हैं ताकि इसको करेक्शन सर्जरी कर सकते हैं, या आप अपने चिकित्सीय परामर्श के बाद इसके ऊपर विचार कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ साइड इफेक्ट भी इलाज के होते हैं, जैसे कि रेडियोथेरेपी में विशेष तरह के हम लार का सूखना या जिसे जीरोस्टोमिया भी कहते हैं, वो साइड इफेक्ट आपको हो सकते हैं। ऐसी अवस्था में कुछ मेडिसिन उपलब्ध हैं, कुछ फार्मास्यूटिकल मेडिसिन उपलब्ध हैं, कुछ स्टिमुलेंट्स उपलब्ध हैं, जिनकी सहायता से आप पूर्ण रूप से जीरोस्टोमिया पे कंट्रोल कर सकते हैं और इस तरह की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ जो आपकी चेंज हुई है उसको वापस पुनः प्राप्त कर सकते हैं। चिकित्सक आपको जो समय समय पर तो देखेंगे ही, आप इसके अलावा आप किसी ग्रुप में भी शामिल हो सकते हैं जहां इस तरह के मरीजों का ग्रुप बने, ताकि आप अपनी दैनिक दिनचर्या में ऐसी चीज़ों को शामिल कर पाएँ और व्यस्त रहें। देखिए, जो हो चुका है उसको कोई बदल नहीं सकता, लेकिन यदि आप तनाव मुक्त रहेंगे और स्वस्थ जीवन शैली अपनाएंगे, स्वस्थ लाइफस्टाइल आपका रहेगा, डेली वर्कआउट करेंगे, आप बैलेंस फूड लेंगे, तो कैंसर के वापस होने की संभावना को भी आप कम कर सकते हैं। ऐसा कहना बहुत मुश्किल है कि कैंसर हमेशा के लिए ठीक हो जाता है। हमेशा ये संभावना बनी होती है, चाहे पहली स्टेज हो चाहे 4th स्टेज हो, कि कैंसर वापस आ सकता है। अतः लगातार आपको 10 साल या 5 साल या जितने भी आप चाहें उतने समय या वर्षों के लिए आपको चिकित्सीय परामर्श की आवश्यकता पड़ती है, और साथ में आपके होने वाले ट्रीटमेंट के कॉम्प्लिकेशंस के इलाज के लिए भी आपको इलाज के पश्चात भी चिकित्सीय परामर्श की आवश्यकता रहती है। और जैसा कि आपने सुनी रखा होगा कि आज का ज़माना टारगेटेड थेरेपी का है, इम्यूनोथेरेपी का है। आप जहाँ कहीं भी जाएंगे आपको इस बारे में जानकारी जरूर दी जाएगी कि आपके मरीज के इलाज में टारगेट थेरेपी या इम्यूनोथेरेपी का इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं। तो ये बहुत अच्छा विषय है कि विज्ञान ने प्रगति की है। आज से कुछ साल पहले हमारे पास केवल 1-2 कीमोथेरेपी की दवाइयाँ होती थी और हम केवल उन्हीं से मरीज को ठीक कर पाते थे। दुर्भाग्यवश मरीज उतने ठीक नहीं हो पाते थे। रिसर्च और वैज्ञानिकों की मदद से अब हमारे अस्पतालों में चिकित्सकों के पास ऐसी दवाएं उपलब्ध हैं जिसको आधुनिक इस इलाज में शामिल किया जा सकता है। उसमें सबसे विशेष, जैसा मैंने अभी पहले बताया, इम्यूनोथेरेपी या टारगेट थेरेपी है। यदि हम इम्यूनो टारगेटेड थेरेपी की बात करें तो जब हम कोई विशेष इलाज किसी मरीज को देते हैं तो वो केवल कैंसर की कोशिकाओं पर जाकर ही कार्य करता है, या शरीर की कोई विशेष इम्यून सेल पे ही जाकर उनके प्रक्रिया को बढ़ाता है। बाकी शरीर के हिस्से को वो किसी तरह का साइड इफेक्ट नहीं देता है। बाकी इससे पहले जो हम इलाज देते थे वो नॉन सेलेक्टिव था, किसी तरह का उसमें सिलेक्शन नहीं था, तो शरीर के सभी अंग उससे प्रभावित होते थे। लेकिन आधुनिक कीमोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपी ने अब चिकित्सकों को थोड़ा सा इस तरह की एक तरह का हथियार उपलब्ध कराया है, एक तरह का एक आधुनिक इलाज उपलब्ध कराया है, जिससे मरीज को कम साइड इफेक्ट देते हुए भी ठीक होने की संभावना में इजाफा किया जा सकता है।
मुंह नाक कान गले के कैंसर में इस समय कई तरह की इम्यूनोथेरेपी उपलब्ध हैं और ये इम्यूनोथेरेपी मरीज के बीमारी का, उसके प्रकार का, उसके मरीज की बीमारी के कैंसर के टाइप का, क्यों चीज़ों पर निर्भर करता है, जिसे चिकित्सक बारीकी से परीक्षण कर आपको इसकी सलाह दे सकता है।